ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं हेयर डैमेज की और हेयर ट्रीटमेंट की। एक बेसिक क्वेश्चन विनू मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हेयर ट्रीटमेंट कराने से हेयर रिपेयर होते हैं या हेयर ट्रीटमेंट कराने से हेयर डैमेज होते हैं? डॉक्टर सिंह, आप मेरी रोजी रोटी बंद करवाओगे क्या? आयरन सलोन इस तरह के क्वेश्चंस आप ना करें, आप प्लीज कंटिन्यू करें। चलो इसको दूसरे तरीके से बात करते हैं। क्या सबसे ज्यादा जहां सैलॉन्स होते हैं वहां तो सबसे कम हेयर डैमेज होना चाहिए, बिकॉज सैलॉन्स जाके वी गेट ट्रीटमेंट, वी गेट हेयर रिपेयर, तो सबसे वहां तो हेयर डैमेज होना ही नहीं चाहिए। या सबसे ज़्यादा जहाँ सैलॉन्स होते हैं वहीं सबसे ज़्यादा हेयर डैमेज होता है? क्या कोई सैलॉन्स और हेयर डैमेज में कोई कोरिलेशन है? क्या हेयर ट्रीटमेंट और हेयर डैमेज में कोई कोरिलेशन है? इस चीज़ को हम जानेंगे अपने इस एपिसोड में। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द हेयर स्ट्रक्चर। आपने जितनी भी आज तक क्लास अटेंड की होंगी या किसी सेमिनार में गए होंगे या आपके पास कोई ब्रांड अपनी प्रेजेंटेशन देने आता है या व्हाटएवर जो भी आपने अपने कहीं एजुकेशन में सीखा होगा, ये स्ट्रक्चर आपने हर जगह देखा होगा। ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, हम कोई नए स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट बिलीव मी इफ आई से दैट हमारे हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको इसी स्ट्रक्चर से ही मिलने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर को आप कितना अच्छी तरह समझ पाए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप इस पूरे हेयर केमिकल, हेयर ट्रीटमेंट, कलरिंग या कुछ पूरी हेयर के जितने भी तरीके की सर्विसेज हैं उसको कितना अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक हेयर स्ट्रक्चर की। We all know that hair structure has got three components: cuticle, cortex and medulla. Cuticle is the outermost part. जो आपको बाहर वाले जो पार्ट है वो क्यूटिकल होती है। हमारे हेयर में approximately 5 to 12 layers of cuticles होती हैं। 5 to 12 layers of cuticles होते हैं। जिन लोगों के बहुत थिन हेयर होते हैं उनके पास सबसे लेट्स से कि उनकी क्यूटिकल लेयर्स बहुत कम होती हैं, लेट्स से 5-6। जिन लोगों के नॉर्मल हेयर होते हैं उनकी क्यूटिकल लेयर्स लेट्स से नॉर्मल रेंज में होती हैं 7-8। और जिन लोगों के हेयर बहुत थिक होते हैं, कोर्स एफ्रो हेयर होते हैं जिनके, उनके नंबर ऑफ क्यूटिकल लेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, 12 और इवन मोर देन 12। हमारी क्यूटिकल लेयर में बेसिकली 18 MEAs, बेसिकली दीज आर एसिड्स, 18 MEAs होते हैं प्लस लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स को आप बोले तो दे आर कॉल्ड फैट ऑयल, प्लस इट हैज गॉट केराटिन प्रोटीन। हमारे हेयर इज मेड अप ऑफ 80 to 85% ऑफ केराटिन प्रोटीन। उस 80 to 85% प्रोटीन का अप्रॉक्सीमेटली 37% ऑफ ओवरऑल केराटिन प्रोटीन कम्स ओनली फ्रॉम द क्यूटिकल। वो क्यूटिकल में ही 37% केराटिन प्रोटीन होता है। सो क्यूटिकल को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। ऑल्दो कॉर्टेक्स इज द हार्ट, कॉर्टेक्स इज द हार्ट ऑफ योर हेयर। इट हैज़ गॉट बॉन्ड्स। कॉर्टेक्स में आपके जितने भी बॉन्ड्स हैं, अलाइनमेंट सिस्टम है, पिगमेंट्स हैं, वो सब कॉर्टेक्स में होता है। बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से हेयर इज क्यूटिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे हेयर डैमेज, मैक्सिमम डैमेज हमारा क्यूटिकल लेयर पे ही होता है और मैक्सिमम हेयर ट्रीटमेंट भी क्यूटिकल लेयर पे ही होते हैं। हम कॉर्टेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इस स्लाइड में हम अपना कॉर्टेक्स के बारे में, उन बॉन्ड सिस्टम के बारे में कंप्लीट डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। उससे पहले ये भी, ये मेडुला जो इनर मोस्ट पार्ट है, ऑल्दो इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं की गई हैं, बिकॉज
कई केसेस में ये बहुत मेजर रोल कोई प्ले नहीं करता है हेयर स्ट्रेंथ में, बट यस इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सम लिटिल बिट ऑफ हेयर स्ट्रेंथ। और बहुत सारे जो फाइन हेयर जिन लोगों के होते हैं उनमें मेडुला मिसिंग भी हो सकता है। ह्यूमंस में मेडुला का बहुत मेजर रोल प्ले नहीं है, बट इन एनिमल्स द मेडुला प्रोवाइड्स, मेडुला से एनिमल जो है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उनके केस में इसकी कोई सिग्निफिकेंस है, बट नॉट इन केस ऑफ ह्यूमन। सो विल नॉट टॉक मच अबाउट मेडुला, विल टॉक अबाउट क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूँ आपको। जैसे मैं आपको सुभाष घई की मूवी देखते हैं ना, सुभाष घई की मूवी में क्या होता है कि आप कोई एक सीन आया, वो अराउंड 5-10 मिनट का कोई स्टोरी बताएगा, उसके बाद वो बैकग्राउंड की स्टोरी होगी और वो स्टोरी उसके बाद वहीं पार्क हो जाएगी और उसके बाद मेन मूवी स्टार्ट हो जाएगी। और आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर यू विल गेट टू नो कि उस सीन का इस स्टोरी लाइन के साथ क्या रिलेशनशिप है। दैट इज वन वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। Here in this chapter we'll talk about a few stories. वो few stories हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इधर हम पार्क कर देंगे उसको, because वो stories आप किसी भी तरीके से आप उसे आप just keep that story in your memory. It will help you understand the complete process. उसमें से let's say the first thing we talk about is protein. क्या होता है ये प्रोटीन? Because straight away if we start talking about hair damage, repair, cortex, let us discuss in few words कि प्रोटीन क्या होता है। देखिए, प्रोटीन बेसिकली इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अब सबसे पहले लेट्स से प्रोटीन के क्या सोर्स है। अब वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से जो हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे कोलेजन, हमें एग से प्रोटीन मिलता है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम कैराटिन। कैराटिन इज ऑल्सो एनिमल प्रोटीन। वी गेट वेजिटेबल सोर्स से प्रोटीन मिलता है, हमें सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है, हमें नट्स से भी प्रोटीन मिलता है। और देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच वी गेट प्रोटीन। तो प्रोटीन के दो मेजर सोर्स हैं, एक आपका एनिमल सोर्स है और एक आपका प्लांट सोर्स है। प्रोटीन बेसिकली इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। देखिए, ये अमीनो एसिड्स की बात आज पिछले 8-10 सालों से हर कोई कर रहा है। आप बोटॉक्स की बात करते हैं, आप नैनोप्लास्टिया की बात करते हैं, आप टेनिनोप्लास्टिया की बात करते हैं, केराटिन की बात करते हैं, जिस भी ट्रीटमेंट की आप हेयर की बात करते हैं, आप प्लेक सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे हर जगह आपको अमीनो एसिड्स के बारे में बात होती है। फाइनली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। देखिए, कोई भी जैसे एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन आइडियली लेट्स से कि 23 to 24 अमीनो एसिड से बना होता है। जैसे ये हमने केराटिन प्रोटीन ड्रॉ किया है, एंड दीज ऑल दीज स्मॉल सर्कल्स, ये आपका अमीनो एसिड्स हैं। अगर हम बात करते हैं लेट्स से एक केराटिन प्रोटीन की, तो केराटिन प्रोटीन में देयर विल बी around 23 to 24 अमीनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? See, these amino acids basically, ये just keratin protein is made up of 23 to 24 अमीनो एसिड्स। अब ये 24 अमीनो एसिड्स
4 पॉलीपेप्टाइड चेन में आपस में जुड़े होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब आप इस सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो लेट्स से कि 6 अमीनो एसिड का लेट्स से एक चेन हो गई, इसको आप चेन 1 बोलो, इसको आप चेन 2 बोलो, इसको चेन 3, इसको आप चेन 4 बोलो। तो केराटिन प्रोटीन में आपके ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी जिसमें अप्रॉक्सीमेटली एक चेन में 6 अमीनो एसिड्स होंगे एंड यू विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 24 अमीनो एसिड्स ज्वाइंट टुगेदर। अमीनो एसिड्स जैसे इसके आप नाम अगर आप देखें, जो हमारे दीज आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक सपोज अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग को बनाने में आप ब्रिक्स का यूज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक ब्रिक जब आप रखते हैं तो एक वॉल क्रिएट हो जाती है। तो जो वो ब्रिक है उसको आप एज्यूम करिए कि अगर वो प्रोटीन है तो वो जो वॉल अगर एक प्रोटीन है तो ब्रिक उसका अमीनो एसिड है। ये जो 23-24 अमीनो एसिड्स हैं, इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। अब जैसे कि आर्जिनिन, लाइजिन, आपका सिस्टीन and the various others, valine. So there are 23-24 different amino acids which are joined together in a form of a polypeptide chain. ये हमारा अमीनो एसिड है। ये although आपको उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली क्या होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल आर्जिनिन है, हर अमीनो एसिड का हमारे हर बॉडी ऑर्गन के साथ कोई कनेक्शन है, मेजर कनेक्शन है। जैसे आर्जिनिन जब हमारे बॉडी में इट इम्प्रूव्स द फ्लो ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड फ्लो करने से हमारे जो हार्ट को ब्लड फ्लो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है उसको करने से। इसलिए जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको कुछ आर्जिनिन सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो हर अमीनो एसिड का हमारी बॉडी के एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। एक अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्दो थोड़ा टेक्निकल है, बट अभी मैं एक रील बना रहा हूँ, कोशिश की थी मैंने थोड़े दिन पहले। वो रील बनाते समय मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, मेरे से बन नहीं पाई वो रील, बिकॉज इट्स सो टेक्निकल। तो बिलीव मी इफ आई टेल यू दैट अंडरस्टैंडिंग दीज अमीनो एसिड्स, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर इज ईजियर देन मेकिंग अ रील। सो अगर आप एक अमीनो एसिड की बात करें, इसको आप कहीं पार्क करके रख लीजिए, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। एक अमीनो एसिड के 3 पार्ट होते हैं। जो आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है उसको बोलते हैं एन टर्मिनस, नॉट वेरी डिफिकल्ट, जस्ट एन टर्मिनस। और जो आपका मिडल पार्ट है इसको बोलते हैं साइड चेन। और जो राइट हैंड जो पोर्शन है आपका, ये बेसिकली आपका हो गया आपका सी टर्मिनस। प्लीज नोट दिस, ये ओवरऑल एक अमीनो एसिड है। कोई भी एक अमीनो एसिड है जिसमें एन टर्मिनस और आपका सी टर्मिनस ये स्टैंडर्ड रहेगा। और जैसे हम सारे ह्यूमन बीइंग्स होते एक जैसे ही हैं, लेकिन हमारे हाइट, वेट, बॉडी, इसके हिसाब से हम सब अलग अलग होते हैं। तो इसमें ये साइड चेन डिसाइड करती है कि ये इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है, और उसकी पेयरिंग डिसाइड करते हैं कि ये विच अमीनो एसिड इट इज और इसका क्या रोल प्ले होने वाला है। तो आपको इतना बस जानना जरूरी है, बिकॉज ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कि वी हैव गॉट एन टर्मिनस, वी हैव गॉट सी टर्मिनस एंड वी हैव गॉट साइड चेन। दिस इज व्हाट बेसिकली अमीनो एसिड इज ऑल अबाउट।
एन टर्मिनस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और सी टर्मिनस जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। सी टर्मिनस डिसाइड करता है कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कैसे जुड़ा रहेगा। ये हमारे ये डिसाइड करता है कि इससे हमारा अगला अमीनो एसिड आपस में इनका अटैचमेंट कैसे होगा। दिस बेसिकली so we have discussed about amino acids, we have discussed about protein. अब एक और पार्ट जो है कि जैसे ये 4 इसमें हमारे हमने बताया कि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 6 अमीनो एसिड्स की। इससे क्या हो गया कि जो हमारा एक अमीनो एसिड है उसका एन टर्मिनस हमेशा फ्री रह जाता है, इसका किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं हो पाता। सी टर्मिनस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सी टर्मिनस फर्दर बॉन्डिंग करता है। जो हम बात करते हैं ना बॉन्ड सिस्टम की, बॉन्ड मल्टीप्लिकेशन की, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ आवर सी टर्मिनस। सो एन टर्मिनस basically it is a free terminus of a polypeptide chain, and C terminus is basically the negative charge terminus that basically decide कि हमारी अगले अमीनो एसिड के साथ कैसे बॉन्डिंग होगी। ओके, ऑल्दो ये थोड़ा टेक्निकल था, बट आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको नोट करके बस अपने माइंड में रख लीजिए, ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है। So now we'll rub this. Okay, before rubbing it, let me just come to the point here. अब हम बात करते हैं हमारे कोटेक्स की। कोटेक्स में हमारे पास 3 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की। हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इज अ वेरी वीक बॉन्ड, इसको वाटर बॉन्ड भी बोलते हैं। हेयर का जैसे ही पानी के साथ कांटेक्ट होता है, एक लाइन आप नोट कर लेना, हमारे हेयर का सबसे बड़ा एनिमी वाटर है। बिकॉज वाटर के कांटेक्ट में आने से आपके हाइड्रोजन बॉन्ड और आपके सॉल्ट बॉन्ड दोनों ब्रेक हो जाते हैं। तो सबसे वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आता है ये ब्रेक हो जाता है। इसका रोल क्या है? ये आपके हेयर को ल्यूब्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप हेयर को टच करते हैं तो आपको वो जो फील आता है हेयर में, वो सिल्कीनेस का, इट इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड वी हैव गॉट सॉल्ट बॉन्ड्स। So this is salt bond. Salt bond और हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे हेयर को कुछ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस ल्यूब्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फील प्रोवाइड करते हैं, आपका टेक्सचर इंप्रूव करते हैं, और हमारे हेयर में जो मेन अलाइनमेंट होता है जो हमारे हेयर का, हमारे हेयर स्ट्रेट होंगे या हमारे हेयर वेवी होंगे या हमारे हेयर में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये डिसाइड करता है हमारा सल्फर बॉन्ड्स। इसको आप सल्फर बॉन्ड भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। देखिए, सल्फर की बात होती है ना, जिस भी चीज़ में सल्फर होता है, जैसे अनियन हो गया, फेनुग्रीक, मेथी हो गया, तो ये बोलते हैं मेथी लगाने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं या अनियन जूस लगाने से बहुत अच्छे हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर रिच इन सल्फर। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसा होता कम है, इट्स नॉट लॉजिकल कि अनियन लगाने से बाल बहुत मैजिकली अच्छे हो जाते हैं, बट बिकॉज इट हैज़ गॉट सल्फर, तो इट इज़ एज्यूम दैट सल्फर विल हेल्प मोर सल्फर बॉन्ड फॉर्मेशन विद इन द हेयर। सो
अब जैसे एक व्हीकल होता है, कार होती है ना, उसका जब आप अलाइनमेंट खराब हो जाता है, जब आप जाते हैं, मेरी कार का हुआ था, मैं गया था तो मुझे पता चला एक छोटे छोटे से कुछ पार्ट्स भी होते हैं, अगर उनमें से कुछ रबड़ के पार्ट अगर वो भी खराब हो जाएं तो आपका अलाइनमेंट सिस्टम खराब हो जाता है। बिसाइड्स दैट, अगर आपके टायर्स जो हैं अगर वो थोड़े भी पुराने हो जाएं तो भी उसका अलाइनमेंट सिस्टम खराब हो जाता है। आपके स्टीयरिंग में भी अगर कुछ इशू आ जाए तो भी उसका अलाइनमेंट सिस्टम आपका खराब हो जाता है। सो बेसिकली इट्स अ कंपोनेंट ऑफ मल्टीपल थिंग्स टुगेदर जो ये डिसाइड करता है कि आपका कार का अलाइनमेंट राइट होगा या नहीं। सिमिलरली हमारे हेयर में जब तक ये तीनों बॉन्ड्स, जब तक कि ये तीनों बॉन्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर इनमें से तीनों इंटैक्ट नहीं रहेंगे हमारे हेयर का अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा। अभी तक जो पुराने टाइम की थ्योरीज थी, जो लास्ट इतने ऑलमोस्ट वी वर्कड ऑन दैट थ्योरी फॉर मोर देन 100 years, कि हमने कभी सॉल्ट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड पे कभी फोकस ही नहीं किया। कोई किसी हेयर कंपनी ने कभी फोकस ही नहीं किया, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं ब्रेक हो जाते हैं, सॉल्ट बॉन्ड वाटर के कांटेक्ट में आते ही ब्रेक हो जाते हैं, बट ये रिवर्सिबल है। जैसे ही ड्राई होते हैं हेयर, ये बॉन्ड फिर से फॉर्म हो जाते हैं। तो किसी को लगा कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको करने की जो है। बट लेटली अभी ये पता चला है लास्ट 10 years में भी कि ऑल 3 बॉन्ड्स, अगर इनमें से कोई भी एक बॉन्ड भी खराब होता है तो आपके हेयर की स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज होती है। अब सल्फर बॉन्ड को हम आज भी ये मानते हैं कि सबसे मेजर स्ट्रेंथ हमारे हेयर को सल्फर बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, बट सल्फर बॉन्ड ओनली प्रोवाइड्स 1/3 ऑफ हेयर strength. But what about 67%? बाकी का 67% आपको कौन प्रोवाइड करता है? बाकी का 67% जो हेयर को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सॉल्ट बॉन्ड्स, आपके लिपिड्स, आपके एमिएज, केराटिन प्रोटीन, ओवरऑल द साइड चेन, इससे प्रोवाइड होता है। You need to have everything together to have good hair. And mark this statement if I say good hair does not mean straight hair. Straight hair is not the definition of good hair. So this is what the cortex is all about. अब हम बात करते हैं हेयर डैमेज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हेयर डैमेज के मेरी अपनी डेफिनेशन है, मेरी अपनी क्रिएटेड डेफिनेशन है कि हेयर डैमेज के 4 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 होता है जब आपके जो एपिक्यूटिकल, जो बाहर की क्यूटिकल की जो 12 लेयर्स में से पहली 1 या 2 लेयर कुछ डैमेज हो जाए। पहली 1-2 लेयर एपिक्यूटिकल इज डैमेज। एपिक्यूटिकल इज, जैसे हमारे हेयर के पास 10 to 12 क्यूटिकल की लेयर्स हैं। बाहर वाली लेयर में जो नंबर ऑफ लिपिड्स हैं वो मतलब ऑयल कंटेंट कम हो गया, या नंबर ऑफ एसिड कंटेंट जो है ये कम हो गए, थोड़ा सा केराटिन प्रोटीन कम हो गया। ये किस वजह से होता है? ये होता है अगर हम शैम्पू करते हैं उसके बाद हम कंडीशनर नहीं करते, या हम हमारे हेयर में किसी भी वजह से जो केराटिन प्रोटीन जो है हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, उस वजह से हमारी 1-2 क्यूटिकल लेयर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम लेवल 1 डैमेज। लेवल 1 डैमेज मैक्सिमम केस में होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में डैमेज लेवल 1 होता है। लेवल 1 डैमेज कैन बी ट्रीटेड बाय सिंपल यूज ऑफ अ राइट शैम्पू एंड अ राइट कंडीशनर, दीज टू, एंड ऑयल। ऑयल इज अ बिग स्कैम। सी, ऑयल का रोल हेयर डैमेज में बहुत कम है, हेयर फॉल में है, स्कैल्प नरिशमेंट में है, बट हेयर डैमेज में ऑयल का पार्ट बहुत कम है, बिकॉज हेयर में ऑयल की जो कंटेंट है वो बहुत ही लिमिटेड है।
और ओनली द लिपिड पार्ट इज वेरी लिमिटेड। हेयर का क्यूटिकल का रोल क्या है? क्यूटिकल इज बेसिकली आवर गेट कीपर। वो क्यूटिकल का मेन रोल है कि वो वाटर को या वट एवर वी अप्लाई वो आपके कॉर्टेक्स तक न पहुंचे, कॉर्टेक्स को डैमेज न करे। इट्स अ गेट कीपर। तो जब हमारा क्यूटिकल डैमेज होता है लेवल 1 का, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी 1-2 क्यूटिकल लेयर्स में डैमेज हुआ है और वो रिवर्सिबल है। वो हमने अच्छे से कंडीशनर किया, मास्क किया, ऑयलिंग की, वो ठीक हो जाता है। लेवल 2 डैमेज, लेवल 2 डैमेज हमारा इंट्रोड्यूस होता है सैलून से। लेवल 1 डैमेज अगर आप सैलून नहीं जाते तो आपको लेवल 2, 3, 4 डैमेज होने के चांस बहुत कम है। लेवल 2 डैमेज होता है जब आप इम्प्रॉपर तरीके से, आई एम नॉट अगेंस्ट कलरिंग, सी जस्ट टू आंसर दिस, जब आप इम्प्रॉपर तरीके से कलरिंग करते हैं या ब्लीच करते हैं या कुछ और ट्रीटमेंट करते हैं, उससे हमारे मोर देन 2 लेयर्स ऑफ क्यूटिकल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेट्स से कि हमारी 3 to 4 लेयर्स जो है हमारी डैमेज हो गई। कलरिंग और ब्लीचिंग दोनों में क्लाइंट बोलता है कि जी मुझे कलर नहीं करना, मुझे हर्बल कलर करना है, मुझे ब्लीच नहीं करना। I want to tell you one thing, it is not the color which damages your hair, it is not the bleach which damages your hair, it is the peroxide, it is the developer। देखिए, आप डेवलपर को जब आप ब्लीच में जब तक नहीं मिलाएंगे, ब्लीच एक्टिवेट नहीं होगा। वो ब्लीच आपके हेयर को डैमेज नहीं करेगा, वो प्री लाइटनर आपके हेयर को डैमेज नहीं करेगा। तो जो लोग ये बोलते हैं हमें प्री लाइटनर नहीं करना है, हमें कलर करना है, इट्स अ फैंसी स्टेटमेंट, इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। बहुत अच्छी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि वो, बिकॉज जब आप कलर करते हैं उसमें भी तो आप डेवलपर यूज करते हैं, बिना डेवलपर के कलर कैसे यूज करेंगे? बट और ब्लीच का जो पीएच है वो कलर के पीएच से कम है। ऐसा नहीं है कि कलर का पीएच बहुत कलर का पीएच अप्रॉक्सीमेटली 11 के आसपास होगा, 11.3 एंड ब्लीच पीएच इज 10.3। सो आई एम नॉट प्रमोटर ऑफ ब्लीच, बट आई एम सेइंग आई एम अगेंस्ट द स्टेटमेंट कि मुझे प्री लाइटनर नहीं करना, मुझे डायरेक्ट कलर कर दो। डायरेक्ट कलर करने से ऐसा नहीं है, बिकॉज जब हम डेवलपर यूज करते हैं, हम अननेसेसरीली हाई स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपर यूज करते हैं और उसकी मिक्सिंग रेशो पे ध्यान नहीं देते हैं। हम अगर 1:1 रेशो की जगह 1:3 रेशो लगा देते हैं या 1:4 रेशो लगा देते हैं, तब हमारे हेयर में डैमेज होता है और हम इवेंचुअली बोलते हैं कि हमारा प्री लाइटनर करने से डैमेज हो गया। नो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्री लाइटनर, इट इज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर मिक्सिंग। तो जो आपके कार्टन पे लिखा है कि इसमें 1:1 आपको रेशो मिलानी है, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर ने जितनी स्ट्रेंथ पर सल्फेट की दी है उसके बेसिस पे आपको उसमें डेवलपर यूज करना है। हमें लगता है ज्यादा डेवलपर डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कलरिंग में भी यही है, हमें लगता है कि हम अमोनिया फ्री कलर यूज कर लेंगे तो हमारे हेयर को डैमेज नहीं होगा। सी, अनलेस ऑल कलर्स वर्क इन एल्कलाइन एनवायरनमेंट, एल्कलाइन मीन्स जिसका पीएच हाई होता है। सो अमोनिया, जस्ट बिकॉज इट स्मेल्स बैड, ऑल्दो इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, इसकी स्मेल से बचने के लिए कंपनीज हैव इन्वेंटेड अ प्रोडक्ट कॉल्ड मोनोइथेनोलामीन, इट्स कॉल्ड MEA। अब वो उस MEA का जो पीएच है वो अमोनिया के पीएच से काफी ज्यादा है, बट it doesn't smell, it has got no odor, so that is why people use ammonia substitute and in coloring उसका लेबल ग्रीन हो जाता है, उसको ग्रीन केमिस्ट्री बोल देते हैं, which is a scam. It is not a true statement to make that MEA's color are better than ammonia color.
but we'll discuss more about ammonia and ammonia free color in some other episode. But here I'm just talking about the level 2 damage is caused by coloring, bleaching or some other treatment. Now level 3 damage is जब आपका whatever you apply on your hair, on your cuticle, it directly comes to कॉटेक्स. क्यूटिकल का रोल क्या है? गेट कीपर है ना, वो कोटेक्स को प्रिवेंट करने के लिए है. बट इवन जब आपकी क्यूटिकल कंप्लीटली डैमेज्ड है, तो whatever you apply on your hair directly comes to कॉटेक्स. उससे क्या होता है कि आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, आपके सल्फर बॉन्ड या सॉल्ट बॉन्ड के साथ रिएक्ट करता है. वो जरूरी नहीं है कि वो कलर ही हो, वो पानी भी हो. हमारे पानी जो है हमारे हेयर का बिगेस्ट एनिमी है, बिकॉज जैसे ही वो हमारे हेयर में जब आप अप्लाई करते हो तो वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड और सॉल्ट बॉन्ड को ब्रेक कर देता है. बट अगर बिकॉज ऑफ क्यूटिकल इट डजंट पेनिट्रेट इन द कॉर्टेक्स लेवल. बट लेवल 3 डैमेज इज व्हेन द क्यूटिकल इज कंप्लीटली डैमेज्ड. अब जब आपका क्यूटिकल डैमेज होता है तो चाहे आप कुछ भी अप्लाई करते हैं, वो आपके हेयर में डायरेक्टली व्हेन इट एंटर्स इन द कॉर्टेक्स. तो क्या हो सकता है उस टाइम पे? इमेजिन क्या हो सकता है. आप सब हेयर ड्रेसर्स हैं, आपको पता है क्या हो सकता है. अब हमारे ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द सल्फर बॉन्ड. अब हमने ब्लीच किया या हमने कलर किया या हमने कोई ट्रीटमेंट किया, और बिकॉज वो अभी तक कॉर्टेक्स में नहीं जा रहा था तो हमारे ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए थे. पर अब वो डायरेक्ट कॉर्टेक्स में एंट्री हो गई है उसकी, तो ये हमारे बॉन्ड सपोज ब्रेक हो गए. हाइड्रोजन बॉन्ड तो रिवर्सिबल है, बिकॉज ये अगर ब्रेक होते हैं तो ड्राई होने पे फिर दोबारा एस्टेब्लिश हो जाते हैं. बट अगर सल्फर बॉन्ड ब्रेक हो जाए, अगर बॉन्ड ब्रेक हो गए, अभी ऑफन हो गए, अनाथ हो गए ये बॉन्ड जो है, अब क्या होगा इनके साथ? अब जब ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए अंदर से आपके हेयर, तो आपका हेयर सबसे पहले उसका अलाइनमेंट सिस्टम खराब हो गया, आपके हेयर की इलास्टिसिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, हेयर वीक हो गया. अब अंदर क्या रिएक्शन हो रहा होगा आपके हेयर के अंदर जब ये आपके सल्फर बॉन्ड्स, बिकॉज सल्फर पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये, इट हैज गॉट नो चार्ज. हमारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये हमारे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. देखिए ये जो हमने यहाँ बात की थी ना, जो स्ट्रक्चर की यहाँ पे अमीनो एसिड्स की, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. फिर हमारा क्यूटिकल लेयर डैमेज है, हमारे इवन व्हाटएवर वी अप्लाई इज कमिंग टू द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स ने हमारे सल्फर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया. अब सल्फर बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब इसके पास दो ऑप्शन है सल्फर बॉन्ड के पास. इसको ये ऑक्सीजन बॉन्ड अपनी तरफ बुलाएगा, बिकॉज इट हैज गॉट नो चार्ज. तो ऐसा नहीं, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता, अगर इस पे नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव की तरफ जाता. अभी दोनों के पास जा सकता है, ये ऑक्सीजन के पास भी जा सकता है, ये हाइड्रोजन के पास भी जा सकता है. तो बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर बाय डिफॉल्ट लिटिल हायर देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो सल्फर बॉन्ड को जब ये ऑक्सीजन बॉन्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वन सल्फर बॉन्ड जब ये 3 ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे हेयर में सल्फेट की फॉर्मेशन होती है, सिस्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है. सिस्टिक एसिड या सल्फेट, जिससे आप इतना बचते हैं कि हमें सल्फेट फ्री शैम्पू चाहिए, हमें सल्फेट नहीं यूज करना. ऑल्दो सल्फेट इज नॉट बैड गाय, बिकॉज सल्फेट का मॉलिक्यूल साइज बड़ा होता है, वो हमारे हेयर में क्यूटिकल लेयर को पेनिट्रेट करके कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचता है. इस सल्फेट फ्री सल्फेट शैम्पूज आर नॉट बैड, बट जब वो आपका सल्फेट आपके कॉर्टेक्स के अंदर फॉर्मेशन खुद ही अपने आप फॉर्म करने लग गया, देन इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन. इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन, बिकॉज इस सल्फर बॉन्ड को ये ऑक्सीजन बॉन्ड अपने पास बुलाएगा
और अपने साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, विच बॉन्ड इज SO3 विच इज सल्फेट सिस्टिक एसिड। अब ये क्या करेगा, ये सिस्टिक एसिड जो है ये हमारी साइड चेन को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। अभी तक आपके घर में एक दुश्मन आया था और उसने सिर्फ आपको डैमेज किया, लेकिन अब वो क्या करेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को खत्म करना शुरू करेगा। अब ये पूरे स्ट्रक्चर को जब खत्म करना शुरू करेगा तो आपकी ये साइड चेन बीच में से टूटना शुरू हो जाएंगी। अब ये आपकी साइड चेन मिसिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उससे क्या है कि आपका हेयर कंप्लीटली वीक हो जाएगा। दिस बेसिकली ये जो इस डैमेज, दिस इज लेवल 3 डैमेज। और जब आपका लेवल 4 डैमेज क्या है, जब आपका क्यूटिकल भी डैमेज्ड है, आपका सल्फेट फॉर्मेशन कॉर्टेक्स में हो रहा है, प्लस साइड चेन भी ब्रोकन है। इस स्टेज में आप कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, नथिंग विल वर्क इंक्लूडिंग कलर। आप कुछ भी करेंगे बिकॉज क्यूटिकल इज ऑलरेडी मिसिंग, बॉन्ड्स आर ऑलरेडी ब्रोकन, बाउंड्री वॉल्स जो हैं, जो बेसिकली जो चेन ऑफ अमीनो एसिड जिसने हेयर को अभी तक थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखा था, अब वो भी मिसिंग होता जा रहा है। तो इवेंचुअली आपके पास एक पीस ऑफ कार्बन के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ। तो यू हैव गॉट लेवल 4 डैमेज। अब बहुत होता है ऐसा लेवल 4 डैमेज। आप केराटिन करते करते थक जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। आप कलर एक बार नहीं 4 बार करेंगे, आपका कलर भी डेपोजिट नहीं होगा बिकॉज हेयर आर ऑलरेडी लेवल 4 डैमेज। द प्रॉब्लम इज लेवल 4 डैमेज हैज गॉट नो सॉल्यूशन, इट हैज गॉट नो सॉल्यूशन, नथिंग विल वर्क टिल यू हैव गॉट लेवल 1, लेवल 2 इंक्लूडिंग लेवल 3 तक। जब तक आपका हेयर है डैमेज, स्टिल बिफोर इट रीचेज लेवल 4 यू कैन रिकवर। होता क्या है, जब आपके पास ये सिचुएशन है कि सल्फर बॉन्ड को ऑक्सीजन बॉन्ड अपनी तरफ बुला रहा है, आप इसको किसी भी तरीके से रोकिए। आप इस सल्फर बॉन्ड अगर ऑक्सीजन की जगह अगर ये सल्फर बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ले, तो सल्फर प्लस हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इज अ गुड कॉम्बिनेशन। सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज अ बैड कॉम्बिनेशन। जब ये सल्फर, जब ये ऑफन हो चुका है, जब ये अकेला पड़ गया है, लेकिन वो ऑक्सीजन की जगह अगर वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ले तो आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे, आपके हेयर भी डैमेज नहीं होंगे, प्लस उस हेयर का स्ट्रक्चर भी जो है अंदर से उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। सो सल्फर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ गुड थिंग, सल्फर एंड ऑक्सीजन इज अ बैड थिंग। तो ये रिसर्च बहुत टाइम तक किसी ने, जब बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड और सॉल्ट बॉन्ड के बारे में सोचा ही नहीं था, तो ओलाप्लेक्स ने ये चीज सबसे पहले आइडेंटिफाई की। ओलाप्लेक्स ने ये डिस्कवर किया कि हम सारे ही लोग ये सल्फर बॉन्ड के पीछे पड़े हुए हैं। तो ओलाप्लेक्स ने एक मॉलिक्यूल इन्वेंट किया जिससे हमारे हेयर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन ज्यादा होने लगी। सो जब आप ओलाप्लेक्स का, आई जस्ट लेट्स फॉरगेट द ब्रांड नेम, जब आप प्लेक्स सिस्टम का यूज करते हैं, प्लेक्स सिस्टम, जब आप प्लेक्स सिस्टम का यूज करते हैं तो ये आपके हेयर में हाइड्रोजन आयंस की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पे पहुंचने से पहले ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और आपके हेयर में सल्फर और हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होने लगती है। दिस होल थिंग इज कॉल्ड प्लेक्स सिस्टम। ये प्लेक्स सिस्टम मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लास्ट 10 to 15 ईयर्स में बिगेस्ट साइंटिफिक अचीवमेंट है, which Olaplex has done it। रेवोल्यूशन ले आए वो
प्लेक्स, ओलाप्लेक्स जब आया उसने मार्केट में रेवोल्यूशन ले आया। ये चीज ऐसा नहीं था कि किसी को इसके बारे में पता नहीं था, बट किसी ने इस बारे में सोचा नहीं था। कई बार कॉम्प्लेक्स चीज़ों के आंसर हमारे बिल्कुल पास में होते हैं, बट हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ। द मॉलिक्यूल विच द प्लेक्स सिस्टम यूज्ड इज वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, although they have patented it. There is a big fight of L'Oreal with Olaplex. They had a very bad legal battle just to patent the molecule, and Olaplex won it. तो इसको summarize करते हैं levels of hair damage को. Level 1 where only cuticle is damaged, only 1 or 2 layers are damaged, जो right shampoo conditioner oiling से ठीक हो सकता है. Level 2 damage जो आपके 3 और 4 और more layers are damaged, जो राइट शैम्पू कंडीशनर प्लस केराटिन ट्रीटमेंट या बोटॉक्स ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है. लेवल 3 डैमेज वेयर अ क्यूटिकल इज ऑलमोस्ट मिसिंग एंड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जहाँ पे आपके जो सल्फर बॉन्ड है ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, उसको आप प्लेक्स सिस्टम के साथ ठीक कर सकते हैं. सो लेवल 3 तक का डैमेज आप प्लेक्स सिस्टम इवन व्हेन इट इज एडेड विद केराटिन और बोटॉक्स और नैनो ट्रीटमेंट इट कैन बी रिपेयर्ड. लेवल 4 डैमेज व्हेन क्यूटिकल इज डैमेज्ड एंड व्हेन द साइड चेन इज ब्रोकन एंड दिस इज अ कंप्लीट डिजास्टर. When the side chains are broken, cuticle is damaged and cystic acid formation. So इस case में any kind of repair treatment will not work. Although with regular use of Plex system, you can expect कि वो जो ऑक्सीजन के साथ उसकी बॉन्डिंग फॉर्मेशन कम हो जाए और हाइड्रोजन के साथ इस्टेब्लिश हो जाए. उसके बाद अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट करके साइड चेन को ठीक करने की कोशिश करें तो पार्शियल रिकवरी इज पॉसिबल बट कंप्लीट रिकवरी इज नॉट पॉसिबल. सो विद दिस वी एंड the level of damage and we move further just to go to the एसिड रिबॉन्डिंग भी बोल सकते हैं. जो नैनोप्लास्टिया को आप एसिड रिबॉन्डिंग भी बोल सकते हैं बिकॉज इट वर्क्स एट बोथ लेवल्स. इट वर्क्स एट द क्यूटिकल लेवल बाय क्रॉस लिंकिंग विद amino acid chain of keratin